चैनल यूपीएससी सीएसई हिंदी के क्रांति में। आज हम बात करेंगे घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट के यूपीपीसीएस 2023 के लिए। आपको पता है घटना चक्र यूपीपीसीएस प्री के लिए 5 प्रैक्टिस सेट निकाली है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। दोस्तों आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। बात की जाए निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए है असम, केरल, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये एक्वा पार्क जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का लोकार्पण किया गया? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 3, नवंबर 2022 में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई। गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में। दोस्तों ये की गई है फरीदाबाद, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम है। ए विक्रम एस, बी कलाम सैट, सी भाभा B2, डी नरेंद्र ए। तो इसका आंसर होगा विक्रम एस, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में 1 लाख से कम 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। ए इंदौर, बी पंचगनी, सी पटना और डी वारंगल। दोस्तों इसमें हो जाएगा 1 लाख से कम जनसंख्या वालों में पूछा है तो इसमें होगा पंचगनी, महाराष्ट्र। दोस्तों वहीं बात की जाए अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की, तो इसमें इंदौर लगातार 6वें स्थान पर है, 6ठी बार शीर्ष स्थान पर। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान पर है। ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी हैदराबाद और डी वाराणसी। तो इसमें ऑप्शन होगा लखनऊ, आंसर होगा लखनऊ, ए आंसर होगा इसमें। दोस्तों दूसरे स्थान पर जो है वो प्रयागराज है, ये भी हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ में विजयवाड़ा। तो इसका लगाएंगे हम हैदराबाद, इसका आंसर होगा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 8, अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किस शहर में किया गया है?
ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी गोरखपुर और डी सिद्धार्थनगर। तो इसका आंसर होगा अयोध्या। फ्रेंड्स, ये मूर्ति जो है वो रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य जी की है। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, अक्टूबर 2022 में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। ए नाथद्वार, बी कन्नूर और सी अयोध्या और डी वाराणसी। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नाथद्वार। नाथद्वार फ्रेंड्स राजस्थान में पड़ता है और ये जो विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जो है इसका नाम जो है वो स्टैचू ऑफ बिलीव, विश्वास स्वरूपम, स्टैचू ऑफ बिलीव के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 में अनावरण की गई स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसी से संबंधित है। ए लक्ष्मी, बी गणेश, सी नाथ प्रभु कैपगोंडा और डी चैतन्य महाप्रभु। इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नाथ प्रभु कैपगोंडा। इन्हें बंगाल का संस्थापक भी कहा जाता है। नाथ प्रभु कैपगोंडा को बंगाल का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ने टाइम 2022 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा गौतम अडानी, करुणानंदी और खुर्रम परवेज। इसमें अडार पूनावाला नहीं है। इसका ऑप्शन होगा डी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें भारत की रैंक जो है वह 150। फ्रेंड्स, इसमें टॉप जो है, शीर्ष स्थान पर जो है वो है नॉर्वे और अंतिम स्थान पर नॉर्थ कोरिया। अंतिम स्थान पर जो है वो है नॉर्थ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। ए सीमांत किसान, बी डेयरी किसान, बी डेयरी किसान, सी भूमिहीन कृषि श्रमिक और डी फुटपाथ विक्रेता। इसका उत्तर लगाएंगे फुटपाथ विक्रेता। इसका आंसर होगा डी फुटपाथ विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, सितंबर 2022 में मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी। विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम, ए पर्यटन एवं ग्रामीण विकास, बी पर्यटन एवं रोजगार, सी पर्यटन एवं डिजिटल हस्तांतरण और डी रिथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन। इसका उत्तर होगा डी रिथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन। अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की बात की जाए, दूसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं। कहाँ आयोजित हुए हैं, भुवनेश्वर, गुरुग्राम, बेंगलुरु या सोनीपत। ये हुए हैं बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 16।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को या 21 दिसंबर को। इसका आंसर होगा 21 फरवरी होगा 21 फरवरी 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर एवं इसमें ऑप्शन है गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली। इसका आंसर होगा नई दिल्ली। फ्रेंड्स, पहले से जम्मू कश्मीर चुना गया था, लेकिन बाद में सुरक्षा के कारण इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 18 है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें 110वां, 130वां, 126वां या फिर 140वां। आंसर नंबर सी होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 126वां। फ्रेंड्स, विश्व खुशहाली सूचकांक जो है वो UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान की बात की जाए तो शीर्ष स्थान जो है वो है फिनलैंड का। शीर्ष स्थान है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 19। टाइम पत्रिका के अनुसार वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी एंजेला मर्केल और डी व्लादिमीर जेलेंस्की। इसका आंसर होगा व्लादिमीर जेलेंस्की। आगे क्वेश्चन नंबर 20। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 WEF 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 में है विश्व दिवस और सूची 2 में तिथि। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जून और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। इसमें ऑप्शन होगा बी, विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन गंगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए, यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? कहाँ? यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है या किसे चुना गया है? तो वो है ए तरुण बजाज, बी TS त्रिमूर्ति और सी रुचिरा कंबोज, डी हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, रुचिरा कंबोज। इसे यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है, रुचिरा कंबोज को। बात की जाए वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नसर अल रईसी। कौन? असद नसर
अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं? कुवैत, सऊदी अरब, तुर्की या फिर संयुक्त अरब अमीरात। इसका आंसर होगा डी, संयुक्त अरब अमीरात। बात की जाए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2022 का आयोजन किया गया है? हरिमऊ शक्ति ये किया गया है मलेशिया। आंसर होगा मलेशिया। प्रश्न नंबर 26 की बात की जाए, प्रश्न नंबर 26, 28वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा पुरस्कार दिया गया है? माली, बी स्लमडॉग मिलियनेयर, सी दी फैबुलमैन्स और डी द रीडर। इसका आंसर होगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द फैबुलमैन्स। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, सी द वाशिंगटन पोस्ट और डी न्यूयॉर्क पोस्ट। तो इसमें आंसर होगा न्यूयॉर्क पोस्ट। बात की जाए प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? ए एलिस मुनरो को, बी चिनुआ अकेबे, सी इस्माइल कादरी को और डी गीतांजलि श्री को। तो इसमें आंसर होगा गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसमें कुछ अर्जुन पुरस्कार हैं और खेल हैं। अर्जुन पुरस्कार और खेल। तो इसमें बात की जाए सीमा पूनिया एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन जो हैं वो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और सुनीता देवी जो है जूडो और निखत जरीन जो है बॉक्सिंग से संबंधित है। तो इसमें क्या है A3 B1 और C4 D2। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 23 की, मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया है? ये किया गया है, इसमें ऑप्शन है श्री जसवंत सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री बालकृष्ण शर्मा और डी ऑप्शन है असुद्दीन ओवैसी। इसमें आंसर होगा डी असुद्दीन ओवैसी, सर्वश्रेष्ठ सांसद। प्रश्न नंबर 31 की बात की जाए, किस राजनीतिज्ञ को वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? ए मुलायम सिंह, बी नितिन गडकरी, सी लाल कृष्ण अडवाणी और डी शरद पवार। इसमें आंसर होगा मुलायम सिंह। मुलायम सिंह जो है उन्हें 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी 1992 में। तब 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की उन्होंने। ये 3 बार, कितनी बार?
ये जो हैं 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? 3 बार सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और 7 बार 6 या 7 बार ये सांसद रह चुके हैं। क्या? सांसद। और 1 बार रक्षा मंत्री, 1 बार कौन रह चुके हैं? रक्षा मंत्री रह चुके हैं मुलायम सिंह। अगला क्वेश्चन बात की जाए मानव के साथ। अब यहाँ से देखो करंट अफेयर्स के 31 क्वेश्चन कितने हैं? करंट अफेयर्स के 31 क्वेश्चन हो गए। यहाँ 32वां क्वेश्चन जो है उसमें इतिहास का क्वेश्चन है। ये मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? ये हर किसी को पता होगा। ए ऑप्शन नोह, बी ऑप्शन ए ऑप्शन नोह, बी ऑप्शन बुर्जहोम, सी ब्रह्मगिरी और डी पंचमढ़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर बी। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ से क्या मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, और यहीं से गर्तावास भी मिलता है। क्या? गर्तावास, गर्तावास के भी साक्ष्य बुर्जहोम से ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? एक में कह रहा है यह एक नगरीय सभ्यता थी, बी इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ठीक है। सी ऑप्शन है इस काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये जो है ऑप्शन सबके सब ऑप्शन सही है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये भी ऑप्शन ठीक है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है। और अगला है इस काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है उपयुक्त सभी, डी। बात की जाए प्रश्न नंबर 34 कह रहा है लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? लोथल जो है वो किस नदी के तट पर अवस्थित था? ए भोगवा, बी रावी, सी सिंधु और डी यमुना। इसका आंसर होगा भोगवा नदी। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था, ठीक है। भोगवा लोथल जो है कहाँ है? गुजरात। यहीं को बंदरगाह था, क्या? डॉकयार्ड। सिंधु सभ्यता का डॉकयार्ड जो था वो लोथल में ही था, और लोथल 2022 में चर्चे में रहा था। कब? 2022 में लोथल चर्चे में रहा। किस लिए? क्योंकि लोथल को यूनेस्को की विश्व धरोहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। लोथल को 2022 में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद घोषित किया गया है, इसलिए लोथल जो है चर्चा में रहा 2020 में। ये चीज़ याद रखेंगे। बात की जाए भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल जो है कौन है? आलमगीर कोट, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान और लोथल गुजरात में। बात की जाए 36 क्वेश्चन नंबर 36। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अथर्ववेद, तंत्र मंत्र, ऋग्वेद सूक्त एवं प्रार्थना, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद में क्या है? संगीत में सूत्र। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड। A4, A4, B2, C1 और D3।
ए 4, बी 2, सी 1, 2 और डी 3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, बात की जाए प्रश्न नंबर 37। 37 क्या कह रहा है? T4 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं कहाँ? ए ऑप्शन है आंतरिक जीवाणुओं ई कोलाई में, बी कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, और सी ए और बी, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए आंतरिक जीवाणुओं ई कोलाई में। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत है? विषाणुओं के संबंध में गलत क्वेश्चन पूछता है। ये क्या कह रहा है? विषाणु मृतोपजीवी होते हैं। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। सी कह रहा है प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। और डी कह रहा है जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणित होने वाला अकोशिकीय जीव है विषाणु। तो इसमें विषाणु अविकल्पी परजीवी है, ये सही है। विषाणु मृतोपजीवी नहीं होते हैं। विषाणु जो है मृतोपजीवी नहीं होते हैं। ऑप्शन यही गलत हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए गलत है। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? दूध से दही किसके द्वारा बनता है? ए एजिटोबैक्टर एसिडिटी, बी बैसिलस मेगाथीरियम, और सी जैंथोमोनास, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, सॉरी बैसिलस मेगाथीरियम। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें होता है लैक्टोबैसिलस बैसिलस। प्रश्न नंबर 39 की बात 40 प्रश्न नंबर 40 की बात की जाए, लंबे समय तक कार्य करने में मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियों के थकने के दौरान ए साइट्रिक अम्ल बनता है, बी पायरुविक अम्ल बनता है, सी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, और डी लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या लैक्टिक अम्ल बनता है। इसी वजह से मांसपेशियां जो है थक जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का डी। बात की जाए 41, प्रश्न नंबर 41 रक्त में 41 रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? ये ए मधुमेह, बी रक्ताल्प, सी हीमोफीलिया, और डी रक्तचाप। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुमेह के लिए। प्रश्न नंबर 42 टेस्ला किसका मात्रक है? टेस्ला जो है किसका मात्रक है? ए चुंबकीय क्षेत्र का, बी द्रव्यमान का, सी गति का, और डी ऊष्मा का। तो टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 43 एमआरआई परिघटना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद, बी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, सी इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय अनुनाद, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर
प्रश्न नंबर 44, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। वैज्ञानिक और कार्यक्षेत्र। केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान और एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति। तो इसका सीधा सीधा मिल जाएगा। केसी मेहता पादप रोग विज्ञान, बीरबल साहनी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, पी माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान और एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 45 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। ये कह रहा एम्प्रेक्स एक निवस जो जैव युद्ध में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। थैलेसीमिया जन्मजात रोग रक्त रोग है। सरोगेसी गर्भ की किराएदारी। ट्रांसजेनिक्स जीनोम में परिवर्तन करने वाले विज्ञान में। तो 1, 2, 3, 4 है, ये भी सही है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है? इंटरफेरोन का प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? टीबी, मधुमेह या टाइफाइड या कैंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर के लिए। इंटरफेरोन का प्रयोग करके कैंसर का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा वायु तथा अंधेरों में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस या काला फास्फोरस। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत फास्फोरस जो है वो अंधेरे में रखा जाए तो स्वतः दीप्त हो उठता है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया, यूरिया, क्लोरीन या SO2। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। मूत्र में जो है पाया जाता नाक में चुभने वाली गंध का कारण है तो ए ऑप्शन अमोनिया, बी यूरिया, सी क्लोरीन और डी SO2। इसमें अमोनिया, ऑप्शन नंबर ए अमोनिया। मूत्र में क्या क्या पाया जाता है? मूत्र में पानी, दूसरा सोडियम, क्या सोडियम, तीसरा अमोनिया, चौथा यूरिया और पांचवा सल्फेट। क्या सल्फेट। ये 5 तत्व पाए जाते हैं मूत्र में। ठीक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बात की जाए धान के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है? ए डालापान, बी डायजापाम, सी अमोनियम सल्फर और डी 2,4-D। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 50 क्रायोजेनिक ताप से आशय है। क्रायोजेनिक ताप से आशय है क्या? क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो 150 डिग्री सेल्सियस से कम है, 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, -273 डिग्री सेल्सियस है या फिर
-150 डिग्री सेल्सियस से कम है। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, -150 डिग्री सेल्सियस से कम है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? ए सीमेंट, बी उर्वरक, सी एल्युमिनियम और डी मैग्नीज। तो ये एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 52, फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है? ए अमोनियम परसल्फेट, बी सोडियम थायोसल्फेट और सी सुहागा और डी सोडियम परमैंगनेट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सोडियम थायोसल्फेट। प्रश्न नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कह रहा है अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। क्या होता है इसमें? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 148 ये होता है कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे 2 ऑप्शन और क्या है? अनुच्छेद 42 इसमें कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति। और अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। तो इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा? A2B1 C4D3 A2B1 C4D3। ये ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 53 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात की जाए 54। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रारूप, संघ के मंत्री पद के लिए शपथ का प्रारूप और 4 नंबर संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये होता है अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60। ठीक है, और भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रारूप ये होता है आर्टिकल 69 यानी 69, अनुच्छेद 69 में। तो ये तो दोनों ऊपर वाले क्या हो गए? ऊपर वाले दोनों हो गए गलत, ये भी गलत। संघ के मंत्री पद के लिए शपथ का प्रारूप, हाँ ये होता है तृतीय अनुसूची में। ठीक है, और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ ये भी है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4। प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार अधिनियम से है। क्या कह रहा है? 9वीं सूची का संबंध जो है भूमि सुधार अधिनियम से है। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। 5वीं अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से है। इसमें बात की जाए 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से, ये ठीक है। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से, बिल्कुल ठीक है। 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं के जिक्र है। कितने? 22। और
आगे बात कर रहा है 5वीं अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से है। ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। ये 6ठी अनुसूची है, 6th अनुसूची। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के उन प्रावधानों पर विचार कीजिए जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें 5वीं अनुसूची भी डालती है, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी ये सब सही हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 57, 57। ये कह रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 कह रहा है 26 जनवरी 1949 को, कब? 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को क्या अंगीकृत किया गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या लागू किया गया। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है। कहाँ? उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है। 57, तो 57 ये पहला ऑप्शन देखते हैं। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा सही है, तीसरा सही है, मतलब केवल 1 और 2 ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 57, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए तथा कूट किस आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। छब्बीस जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1949 को। दूसरा कह रहा है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबंधित है। तो इसमें 26 जनवरी में 26 नवंबर हुआ। पहला क्वेश्चन, पहला गलत, दूसरा सही है, ये तीसरा सही। आंसर उत्तर हो जाएगा डी 57 का। प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो समाजवाद को जोड़ा गया था और पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। ग्राम स्वराज ये नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये भी नहीं है। ये हो गया 1 और 4 ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। बात हो जाए प्रश्न नंबर 59, संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका कुछ विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही तोगत्वा संविधान की उद्देशिका बनी। ठीक है, सही है। उद्देशिका की प्रकृति न्यायोग्य है, गलत है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, सही है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 60, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों के लिए किन किन लक्ष्यों को सुनिश्चित करती है। धर्म और
उपासना की स्वतंत्रता, सही है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें तीनों हो जाएंगे, 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में पाए जाने वाले एकात्मक तत्वों की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कूट इधर नंबर 1 राज्य की नियुक्ति, नंबर 2 राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, नंबर 3 आपातकालीन प्रावधान, नंबर 4 लिखित संविधान, 5 संविधान की सर्वोच्चता। फिर राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और आपातकालीन प्रावधान। ये लिखित संविधान भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा संविधान की सर्वोच्चता। इसमें हो गया 1 2 और 3, 1 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 62, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था? 62 नंबर ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। 63, जीवमंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? इसमें हो जाएगा जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, ये होता है जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर दे सकता। प्रश्न नंबर 64, रामसर अधिनियम, रामसर कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? ये आर्द्रभूमियों के वेटलैंड। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस। पाए तंत्र में पौधों की पोषण चक्रण के लिए नाइट्रोजन चक्र सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। वातावरणीय नाइट्रोजन का पौधों में प्रवेश किस रूप में होता है? जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 66, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण कह रहा है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। है सही उत्तर कथन ए तथा आर, कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये सही है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। द्रवीभूत नितल गैसीकरण, वस्त्र उद्योग, शीशा, विद्युत लेपन उद्योग, जल में कैडमियम, लकड़ी से ईंधन गैस और सफ़ेद फेफड़ा बच्चों में मानसिक विक्षिप्तता की हो जाएगा शीशा बच्चे। ये द्रवीभूत नितल गैसीकरण भी हो जाएगा लकड़ी से ईंधन गैस, शीशा बच्चों में मानसिक विक्षिप्तता, और फिर भी हो जाएगा जल में कैडमियम जो है विद्युत लेपन और सफ़ेद फेफड़ा वस्त्र उद्योग। 67 3 4 2 1 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में तपेदिक
परियोजना शुरू करने हेतु केंद्रीय टीबी प्रभाग और किन राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन नंबर 68 लिख रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तपेदिक उन्मूलन परियोजना शुरू करने हेतु केंद्रीय टीबी प्रभाग और किन राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश और दूसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। 1 और 4 है कि डी ऑप्शन 1 और 4। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश की किस जेल को खाने की गुणवत्ता भंडारण एवं स्वच्छता के लिए 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? तो 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की गई है। ये हो जाएगा बुलंदशहर जेल। केवल 4 ऑप्शन नंबर डी। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किस भारतीय राजनेता के नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया। इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत थी। क्या विकसित युवा विकसित भारत थी? आगे क्यों को दे रहा है कि केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। दूसरा क्या कह रहा है? विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही दोनों। इसमें रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये तो गलत है, वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। दूसरा विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये सही है। केवल 2 ऑप्शन। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 73 की। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस, लॉर्ड डलहौजी। ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। कब? 1798। बात की जाए 74 का क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और अगला है झांसी की रानी का विद्रोह। कि इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 75 एक आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं
अन्य स्थानों के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा और महाराष्ट्र के किसानों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? इसमें हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसमें हिंदू कॉलेज की हुई थी 1817 में। कब? हिंदू कॉलेज 1817 में। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ये दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और राजा राम मोहन राय। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 78, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो ये हो जाएगा राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 2933 किलोमीटर है। दूसरा, भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से होकर गुजरती है। बात की जाए भारत की, तो ये मान लो भारत, ठीक है। अगर अभी उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये क्या है पूर्व। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात की जाए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात की जाए 2933 किलोमीटर, ठीक है। कितनी? पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण होती है 3214 किलोमीटर। इसमें हो जाएगा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, भारतीय मानक समय रेखा, ये तेलंगाना यहाँ हो गया, तेलंगाना मतलब नहीं हो जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दोनों। 79 का डी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत चीन सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत चीन सीमा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा लगती है। चीन की सीमा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। दूसरी सबसे लंबी सीमा लगती है, ये ठीक है। पहले लगती है बांग्लादेश के साथ, दूसरी लगती है चीन के साथ। और ये क्या कह रहा है, चीन की सीमा वर्तमान में जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, अब लगती है लद्दाख से।
सियाचिन और ये है लद्दाख, जम्मू कश्मीर। ये है लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये सीमा चीन की लग रही है, यहाँ इससे नहीं लग रही है, अगर जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक, केवल एक। 81 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या बिहार? तो ये सिक्किम थोड़ा सा जगह दिखाई देता है, आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। सिक्किम उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 82 की बात की जाए, काराकोरम श्रेणी के संदर्भ में, काराकोरम श्रेणी के संदर्भ में दिए कथन पर गौर करिए। इसे कृष्णागिरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कृष्णागिरी भी कहा जाता है। दूसरा कह रहा है अक्साई चिन्ह इसी श्रेणी में रखा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन असत्य है? मतलब क्या पूछ रहा है? असत्य, गलत कथन कौन सा? तो इसी कृष्णागिरी भी कहा जाता है, ये ठीक है। अक्साई चिन्ह इसी श्रेणी में रखा गया है, ये गलत है। इसे लद्दाख श्रेणी में रखा गया है, लद्दाख श्रेणी में। अक्साई चिन्ह को लद्दाख श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इसका 82 का आंसर हो जाएगा केवल एक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। घाटी और राज्य। जुगू घाटी, अराकू घाटी, पांगी घाटी और शोर घाटी। शोर घाटी उत्तराखंड में है, ठीक है। D1। शोर घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। जुगू घाटी नागालैंड। अराकू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और पांगी घाटी जो है हिमाचल प्रदेश। पांगी घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? दामोदर नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। दामोदर नदी, यह नदी मालाबार के पठार से निकलती है। इस नदी के किनारे धनबाद शहर स्थित है। इस नदी के सहारे धनबाद शहर स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो हमें भी असत्य पूछा गया है, ठीक है। तो यह नदी मालाबार के पठार से निकलती है, ये गलत है। मालाबार के पठार से नहीं निकलती है। यह नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इस नदी के किनारे धनबाद शहर स्थित है, तो ये ठीक है। बात की जाए, ये नदी जो है जो भ्रंश घाटी से ऊपर बहती है, ठीक है। भ्रंश घाटी से ऊपर बहती है नर्मदा, भ्रंश घाटी से नर्मदा, ताप्ती और कौन सी? दामोदर। दामोदर, ये तीनों नदी जो हैं भ्रंश घाटी से ऊपर गुजरती हैं, ठीक है। बात की जाए प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी में दाहिने तट से नहीं मिलती है? लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, हेमावती या अमरावती? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हेमावती। कौन सी? हेमावती, ऑप्शन नंबर सी। ये दाहिने तट से मिलती है, ठीक है। बाकी ये कावेरी नदी की सारी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 86 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? क्या संगत नहीं है? बरामजादा उड़ीसा, बिचौलिम गोवा, बरगावन पहाड़ी झारखंड, अग्नि
गुंडाला आंध्र प्रदेश, ये तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बरगावन, बरगावन जो है वो झारखंड में नहीं है, वो है मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी। बरगावन मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 86 यूरोपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डॉन नदी बाल्टिक सागर में गिरती है। दूसरा कह रहा है ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है। तीसरा क्या है, जर्मनी का बॉन शहर राइन नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें डॉन नदी जो है बाल्टिक सागर, ये बाल्टिक सागर में नहीं, अजोब सागर में गिरती है। इसका अजोब सागर में गिरती है, यानी कि ये गलत हो गया। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा बनाती है, ये ठीक है। जर्मनी का बॉन शहर राइन नदी के किनारे, ये भी ठीक है। इसमें 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा बी सही। यूरोप का निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जलयान उद्योग हेतु प्रसिद्ध नहीं है? क्या कह रहा है, प्रसिद्ध नहीं है। तो न्यूकैसल, ग्लासगो है, बेलफास्ट है और ल्यूबेक है, लेकिन न्यूकैसल जो है वो नहीं है। बात की जाए आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्नलिखित संधियों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को होती है। फैजाबाद की संधि 1775 में, बनारस की संधि 1773 में होती है। ठीक है, इसमें हो जाए 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 90 रणजीत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करिए। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। दूसरा क्या है, इन्होंने अमृतसर को अहलूवालिया मिसल से छीन लिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? क्या पूछ रहा है, सत्य कथन। ठीक है, सत्य कथन की बात की जाए तो इसमें रणजीत सिंह मतलब जो है अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ये क्या हो जाएगा, ये जो है पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, इन्होंने अमृतसर को अहलूवालिया मिसल से छीन लिया था, तो इन्होंने से अहलूवालिया मिसल से नहीं, अहलूवालिया मिसल से नहीं, इन्होंने छीना था भंगी मिसल से, भंगी मिसल से छीना था। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गलत, यानी केवल सत्य कथन केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 क्या कह रहा है, सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित पर गौर कीजिए। 1 नंबर, यह विद्रोह वर्ष 1857 के महान विद्रोह के तुरंत पूर्व हुआ था। इस विद्रोह का दमन लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा किया गया था। तो इसमें कथन दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह विद्रोह जो है 1857 के विद्रोह के तुरंत पूर्व में हुआ था, गलत है ये। इस विद्रोह का दमन लॉर्ड हेस्टिंग वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, इसका वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। 1774-85 में ये रहा था और इसी के समय में ये विद्रोह चला था। तब 1774 से 85। ठीक है। बात की जाए 92 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये सभा, संस्थाएं और स्थापना वर्ष। मित्र मेला 1899, इंडिया हाउस 1905, भारत नौजवान 1926 और ढाका अनुशीलन समिति 1902, ये सही है। मित्र मेला 1899, इंडिया हाउस 1905 में, नौजवान भारत ये 1926 में और
ढाका अनुशीलन समिति 1902 में हुई थी। ठीक है, बात की जाए मित्र मेला, मित्र मेला से संबंधित हैं विनायक सावरकर व गणेश सावरकर। ठीक है, विनायक सावरकर और गणेश सावरकर मित्र मेला से। ठीक है, इंडिया हाउस की बात की जाए, इंडिया हाउस से श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारत नौजवान भगत सिंह और छबीलदास और यशपाल। भारत नौजवान से भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल सिंह। और ढाका अनुशीलन समिति की बात की जाए तो इससे संबंधित है फूलनदास। इसका ऑप्शन 1 2 3 4 सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, उत्तर हो जाएगा सी। कथन ए, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ये कथन सही है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन अपने लक्ष्य को पाने में पूर्णतः सफल रहा, ये गलत है। तो ए गलत है किंतु आर नहीं, सॉरी ए सही है किंतु आर गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 93 का। ठीक है, 1994 सॉरी क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। ये हर किसी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ इसमें ऑप्शन। ठीक है, MG रनवाडे, सर W हंटर ने, ये इसमें क्या है? और RC दत्त, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया। प्रश्न संख्या 95, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो GKR-V राव, GKR-V राव उन्होंने की थी 1931 में। कब? 1931 में। ठीक है, आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन नंबर 96, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 97 कि निम्नलिखित में से किस में विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन। दूसरे नंबर पर आता है भारत। प्रश्न संख्या 98, भारत में कृषि आयात कर लगाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 99, काली क्रांति संबंधित है, ये कच्चा तेल उत्पादन से, काली क्रांति जो है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। कच्चा तेल उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित। ठीक है, प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो 2008 में किया गया था। कब? 2008। में। प्रश्न संख्या 101, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये है लखनऊ में। सॉरी, कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, प्रश्न संख्या 102 सॉरी, प्रश्न संख्या 102, किसी फार्म की चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बीज, उर्वरक, सिंचाई जल और भूमि राजस्व। तो इसमें भूमि राजस्व शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है? उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन और उपयुक्त सभी। ये इसमें ऑप्शन हो जाए उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। बात की जाए उच्चतम न्यायालय 104, क्वेश्चन नंबर 104 की, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिकता का मौलिक अधिकार है?
संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1), संविधान का अनुच्छेद 21 और संविधान का अनुच्छेद 25। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है। प्रश्न संख्या 105, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जाएगा सही, मृत्युदंड नहीं है, ठीक है। बात की जाए प्रश्न संख्या 106, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह तक। कितने दिन तक? केवल 3 माह तक, यानी 90 दिन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। नंबर 2, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों, तो यह केवल 2, ये सही है। मना नहीं किया, ये किया जा सकता है, ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, ठीक। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं। ये तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 108 के बाद 109 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वक्तव्य, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 109, इसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। बात की जाए प्रश्न संख्या 110, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? ये हो जाएगा आर्टिकल 123 सी, अनुच्छेद 123, ठीक है। प्रश्न संख्या 111 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं?
वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक, स्टीलर और विधिक, राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र। तो इसमें औपचारिक और विधिक, औपचारिक और विधिक, और दूसरा हो जाएगा संवैधानिक और नाममात्र। राजनीतिक और नाममात्र नहीं होंगे, तो ये 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही। वास्तविक और लोकप्रिय ये नहीं होगा, और राजनीतिक और नाममात्र ये भी नहीं हो सकता। बात की जाए उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में कौन से सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है नहीं, तो जनता के सदन की नहीं, ये उनकी राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। सही है। दूसरा क्या कह रहा है? तीसरा, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो कतई गलत, ये गलत और ये भी गलत। इसका पूछ क्या रहा है? सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो इसका उत्तर होगा 1 और 4। क्या होगा? 1 तथा 4, ऑप्शन नंबर सी 112 का। बात की जाए 113, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। 113, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तो ये भी 4 सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 114। 114 क्या कह रहा है? प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा के विवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राच्य विद्या के समर्थकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के पुराने साहित्य के पुनरुत्थान को महत्व दिया। नंबर 2, प्राच्य विद्या के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया। 3, पाश्चात्य या आंग्ल शिक्षा के समर्थकों ने भारतीयों में एक ऐसे समूह का निर्माण करने पर बल दिया जो रंग एवं रक्त से भारतीय है, परंतु विशाल विषय एवं बुद्धि से अंग्रेज हैं। 114 का 1 सही है और 3 सही है। ठीक है। दूसरा गलत है। संख्या मतलब मुन्नो एवं एल्फिंस्टन ने नहीं किया था। ठीक है। 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। बात की जाए निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 115, ठीक है जरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, गरीबी के सापेक्षिक प्रतिमान मापन विधि में प्रायः गिनी गुणांक एवं लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे विभिन्न आयु वर्गों के बीच असमानता स्पष्ट हो जाती है। ये सही है। भारत में निर्धनता मापने हेतु सापेक्षिक प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पर निर्धारित न्यूनतम उपभोग व्यय को निर्धनता रेखा कहा जाता है। तो न्यूनतम
उपभोग व्यय को निर्धारणता रेखा कहा जाता है, ये गलत है। इसमें केवल एक ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 116 क्या करा, क्वेश्चन संख्या 116, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी बजट के राजस्व खाते का कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा राजस्व घाटा कहलाती है। दूसरा क्या कह रहा है, भारत में राजस्व घाटा शब्दावली का प्रयोग वित्त वर्ष 1997-98 से प्रारंभ हुआ। तीसरा, प्रभावी राजस्व घाटा अवधारणा भारत में पहली बार संघीय बजट 2004-05 में इस्तेमाल किया गया। ये गलत है, ये सही है, ये सही है। इसमें हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 117 में क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों की नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। करणपुर ऊपरी दामोदर घाटी, सुहागपुर सोन नदी घाटी, सोनहट ये महानदी नदी घाटी, और सिंगरैनी गोदावरी नदी घाटी। 1 2 3 4 सीधे सीधे मिलान हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडारण झारखंड में है। बिटुमिनस कोयले के सर्वाधिक भंडारण तमिलनाडु में है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 119, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू, कौन सी है, चोलामू झील। 120, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, क्या सही सुमेलित नहीं है। एशिया मालदीव, अफ्रीका मॉरिशस, उत्तरी अमेरिका ग्रेनाडा और यूरोप वेटिकन सिटी। महाद्वीप और सबसे छोटा देश कौन सा है? 120, एशिया में मालदीव है। ठीक है, अफ्रीका में मॉरिशस नहीं है, अफ्रीका में जो है वो है जेसेल्स है। ठीक है, अफ्रीका में। उत्तरी अमेरिका का ग्रेनाडा नहीं है। यूरोप का क्या है, वेटिकन सिटी। जिसमें 1 और 4 जो है सही सुमेलित, 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है, तो 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 जो है वो सही सुमेलित नहीं है, 2 और 3 आंसर हो जाएगा इसका, 2 और 3। ठीक है, 121, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं? ये कौन सी नहीं गिरती हैं? 3 और ना गिरती हैं। ठीक है, पेरियार, मांडोवी और साबरमती, तीनों में से एक नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 122, निम्नलिखित में से कौन से तत्व मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? भारत की संप्रभुता, संविधान की सर्वोच्चता, न्याय तक प्रभावी पहुंच और संसद द्वारा बनाए गए कानून। तो ये हो जाएगा आंसर, संसद द्वारा बनाए गए कानून जो हैं ये मूल संरचना नहीं है। ठीक है, बात की जाए अगला क्वेश्चन 123, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, संसद में अल्प सूचना के प्रश्न पूछने से पूर्व सदस्य को निर्धारित रीति के
भीतर कम से कम 10 दिन का नोटिस दिया जाता है, देना होता है। ठीक है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाएगा, नहीं तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही, केवल एक सी ऑप्शन सही है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूची के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ये रहा सूची 1 और सूची 2। बैतुल उलूम पुस्तकालय, माहम अनगा, खैरुल मनाजिल मस्जिद। बैतुल उलूम पुस्तकालय जो है जैबुन्निसा। ठीक है। खैरुल मनाज मस्जिद, माहम अनगा। ठीक है। शेरमंडल पुस्तकालय हुमायूं और आगरा का राजकीय पुस्तकालय अकबर। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो गया है? 3-1-4-2, 3-1-4-2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 124 का। बात की जाए प्रश्न संख्या 125। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संगठन और संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सर अहमद खान, यूनाइटेड इंडिया पैट्रिक एसोसिएशन सुनीलनाथ बनर्जी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन पुरुषोत्तम मुराली और लंदन इंडियन कमेटी फूड सामोका। ये बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं वो हैं फूड सामोका। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दूसरा क्या है? यूनाइटेड इंडिया पैट्रिक, ये हो जाएगा एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान। ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोजा मेहता और लंदन इंडिया कमेटी पुरुषोत्तम मुदालियर। ये क्या हो जाएगा? 2-1-3-4, 2-1-4-3, 2-1-4-3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 क्या कह रहा है? कार्लाइल सर्कुलर से संबंधित निम्नलिखित कथनों से सही कथन की पहचान कीजिए तथा नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्या कह रहा है? अभिकथन कार्लाइल सर्कुलर असहयोग आंदोलन से संबंधित है। दूसरा क्या कह रहा है? इस सर्कुलर के जरिए ब्रिटिश सरकार के अधिकारी कार्लाइल ने शैक्षणिक संस्थाओं के जरिए छात्रों को आंदोलन में भाग लेने से रोकने की कोशिश की थी। इसका दोनों ही गलत, दूसरा सही है, पहला गलत है। ए गलत है और आर सही है। ए गलत और आर सही। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है। प्रश्न संख्या 127। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1920 में कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना वीपी वाडिया द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। इसमें इसकी स्थापना 1920 में भी गलत है। इसकी स्थापना वीपी वाडिया द्वारा की गई, ये भी गलत है। इसके अध्यक्ष जो लाला लाजपत राय तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ये तो केवल पेन सही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 133 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कोयला 128। प्रश्न संख्या 128
जब एक प्रजाति को लाभ हो रहा हो तथा दूसरी अप्रभावित रहती है, उसे कौन सी अंतः जातीय अन्योन्य क्रिया कहते हैं? सहभोजिता, सहजीविता, परिजीविता और परभक्षण। ये है सहभोजिता। जो है ऑप्शन ए, ठीक है। 129 क्वेश्चन ए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है। क्या होता है? पिरामिड जो है उल्टा हो सकता है। आर क्या है? जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से जनन करते हैं। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130। 130 क्या कह रहा है? लोक अदालत। क्या? लोक अदालत के संबंध में विचार कीजिए। लोक अदालत की स्थापना वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में की गई। क्योंकि लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय के निर्णय के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोक अदालत के आदेश सभी पक्षों के लिए अंतिम तौर पर बाध्यकारी होते हैं। तीनों ही सही है इसमें, ठीक है। ऑप्शन डी। 131 विद्युत उत्पादन स्थापित क्षमता में हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए सही आरोही क्रम का चयन कीजिए। ये होता है तापीय ऊर्जा, जल विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा में। तापीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ये होगा ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। 132 निम्नलिखित में से भारत किस कृषि वस्तु के विश्व में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? तो ये क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन। सॉरी, केवल एक दूध हो जाएगा, केवल एक दूध नहीं है, ठीक है। बात की जाए प्रश्न संख्या 133। 133 में क्या है? निम्नलिखित कोयला उत्पादक राज्यों का भंडारण की दृष्टि से आरोही क्रम है। ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और डी है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। ऑप्शन बी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। बात की जाए 134 की। क्वेश्चन संख्या 134 में हड़प्पाई मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या में कौन से पशु का अंकन प्राप्त होता है? एक श्रृंगी पशु का, दूबड़ वाले सांड, हाथी या बाघ का? तो ऑप्शन ए सही है, एक श्रृंगी पशु, ठीक है। प्रश्न नंबर 135 हिंदी यवन शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेमेट्रियस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक एंटियालकिड्स था। दूसरा है हेलियोडोरस एंटियालकिड्स का राजदूत था। तीसरा, कालिदास ने यमनों के आक्रमण का उल्लेख किया है। तो इसमें पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। ऑप्शन संख्या ए, 135 का ए, ठीक है। 136 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि गुजरात क्षेत्रफल वाला राज्य भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है, ठीक है। सुंदरबन आर्द्रभूमि भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, ये भी ठीक है। लोकटक झील मॉन्ट्रक्स रिकॉर्ड में शामिल
आर्द्रभूमि है, ये भी ठीक है। सोमोरुदी झील व सोकार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जम्मू कश्मीर में है, ये गलत है। 1 2 3 ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या गलत है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। 4 गलत है, मतलब 1 2 और 3 सही है, ठीक। बात की जाए प्रश्न संख्या 138। 138 में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर के ऊपर कर लगाना तथा जिसकी गणना कर दायित्व जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है उसे उपकर कहते हैं। दूसरा है कर के साथ उसी कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर अधिभार कहलाता है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? हाल के वर्षों में भारत में उपकर अधिभार की ही तरह कर दायित्व पर लगाया जा रहा है। तो इसका केवल 3 सही है, ठीक है। ये दोनों गलत हो जाएंगे वाले। प्रश्न संख्या 139 संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, गलत है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। एक और 2 दोनों, ठीक है। अब बात की जाए प्रश्न संख्या 140। 140 में क्या है? मतदान की आयु सीमा में कमी करने या वृद्धि करने के लिए अधिनियम को पारित किया जाना चाहिए। संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा, भारत निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा, ठीक है। 141 की बात की जाए, निम्नलिखित में से इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप जो है वो जावा द्वीप है, ठीक है। प्रश्न संख्या 142 क्या कह रहा है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा की सीमा बनाती है? ये हो जाएगी विक्टोरिया झील, ठीक है। बात की जाए 143 की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ये कर्मनाशा जो है इस यमुना की सहायक नदी नहीं है। केन, हिंडन और चंबल ये तीनों यमुना की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 144 ये क्या कह रहा है? जिलों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा चंदौली, ऑप्शन ए चंदौली हो जाएगा, ठीक है। 144 का ये ऑप्शन चंदौली हो जाएगा। बात की जाए आगरा घराने के जनक कहे जाने वाले सुजान खान किसके दरबारी गायक थे? तो ये अकबर के थे। किसके? अकबर के। अकबर। 146 यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, ना ही कभी रोजे रखता हूँ और ना ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। यह कथन किस शासक का है? ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का है, ठीक है। 147 निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1925 में गांधी जी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनका स्थान लिया, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली, सरोजिनी नायडू और चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सरोजिनी नायडू, 1925 में गांधी जी के। 148 अगर भूपर्वती में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो क्या है? ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है।
149 की बात की जाए, निम्नलिखित करने पर विचार कीजिए। दुधवा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व में किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार सम्मिलित हैं। ये भी ठीक है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। G7 के सदस्य देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन। इसमें रूस नहीं है, G7 का सदस्य वो रूस नहीं है। ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन। अमेरिका है, फ्रांस है, इटली और ब्रिटेन, 4 हैं। तीसरा नहीं है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया पूरा सेट। अब बता, कमेंट करके बताना आप लोगों ने कि कितने सही हैं। फ्रेंड्स, फैक्ट सेट 2 को हम आगे देखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।